नमस्कार मित्रों, मीमांसा प्लेटफॉर्म पर आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मित्रों, हमारी ये सीरीज चल रही थी संस्कृत साहित्य के इतिहास की। चूंकि हमने आपको पूर्व के वीडियोस में बताया था कि हमारी ये जो संस्कृत का साहित्य का इतिहास है, ये प्रश्न संख्या 4 में पूछा जाता है। प्रथम प्रश्न पत्र के प्रश्न संख्या 4 में पूछा जाता है या उससे संबंधित है। दोस्तों, वैसे तो ये प्रश्न संख्या 4 से संबंधित है, किंतु ये फर्स्ट पेपर के प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4 एवं 5, इन पांचों प्रश्न में से किसी भी प्रश्न में पूछा जा सकता है। तो इसलिए हमने आपको पूर्व में भी बताया था, अगेन हम यहाँ पे दोहरा दिए। तो आपको रिमेम्बर हो गया होगा कि ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इससे हमारे पूरे पेपर में कहीं पर भी प्रश्न उठ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है और इस चीज को ध्यान में रखते हुए ही हम इसके जो हैं जितने भी महाकाव्य, इसके पूर्व के वीडियोस में हमने महाकाव्य, गीति काव्य एवं गद्य काव्य से संबंधित चर्चाएं की थी। आज हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके कुछ PYQ हैं, उसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। आज हम स्टार्टिंग करेंगे पंचतंत्र से। हमने आपको पूर्व की वीडियो में बताया था कि पंचतंत्र क्या ग्रंथ है। थोड़ा इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। देखिए, जो पंचतंत्र है मुख्यतः इसके विषय में मतभेद है कि ये किसकी रचना है। ठीक है, ये किसकी रचनाएं हैं, किंतु कुछ लोगों ने या कुछ विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि विष्णुगुप्त की विष्णु शर्मा की रचना है। किंतु उसके विषय में भी मतभेद है। पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त नहीं होती है कि जो पंचतंत्र है वो उन्हीं की रचना है। बिकॉज उसमें ना बहुत सारी कहानियां आती हैं, अलग अलग प्रकार की जो हमें शिक्षाएं देती हैं, वो सब पंचतंत्र के अंतर्गत आती है। ठीक है, हम उसके विषय में जान लेते हैं। जैसे संस्कृत भाषा में नीति कथाओं का प्रथम स्वदेशी संग्रह पंचतंत्र के रूप में प्राप्त होता है। भारतीय साहित्य में किसी भी रचना का इतिहास इतना दीर्घ काल व्यापी नहीं रहा है जितना कि हमारे पंचतंत्र का रहा है। इसके इतिहास को स्पष्ट करने का मुख्य श्रेय बेनेफे तथा हरतेल नामक विद्वानों को है। प्रथम विद्वान ने भारत के बाहर विश्व के विभिन्न देशों में पंचतंत्र की कथाओं के भ्रमण वृत्त का चित्रण प्रस्तुत किया था, तथा द्वितीय ने पाठ विवेचन तथा व्यापक वैज्ञानिक अनुसंधान पूर्वक संबद्ध ग्रंथों के आधार पर पंचतंत्र का सुसंपादित संस्करण उपस्थित किया था। दोस्तों, इस पंचतंत्र के अंतर्गत मुख्यतः 5 इसके उपवाक्य आते हैं। जैसे कि इसके 5 विषय हम कह सकते हैं उनको। ठीक है, 5 भागों में इसको बांटा गया है। देखिए, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पंचतंत्र में 5 तंत्र हैं। कौन कौन से 5 तंत्र हैं देख लेते हैं। फर्स्ट है मित्र भेद, मित्र प्राप्ति, काकुल किए, लब्ध प्राणाश और अपरिचित कारक। ठीक है, अब ये आपको ना नाम से पता चल रहा है कि इसके 5 तंत्र है, तो आपको ये 5 तंत्रों को नाम याद रखने हैं। ये 5 तंत्र हैं। 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है कि पंचतंत्र के अंतर्गत आने वाले कोई 2 तंत्रों के नाम बताइए, तो आप से पूछा जा सकता है। तो आप इनको 5 को ध्यान में रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। पंचतंत्र की कथाएं जो हैं वो विशुद्ध व्यवहारिक जीवन की कथाएं हैं, जिनमें मानव प्रकृति के अच्छे और बुरे दोनों रूपों का परिचय दिया गया है। केवल मानव ही नहीं, इस विशाल प्राणी जगत की हाथी, घोड़ा, सिंह, बैल, हिरन, खरगोश, बकरा, मेढ़ा, मगर, मछली, कछुआ, टिटहरी, कौआ, चूहा, गीत, सांप, गौरैया, बतख आदि सभी प्राणी इस कथा ग्रंथ के पात्र हैं, जो मनुष्य की भांति सोचते, समझते एवं भाषा बोलते हैं। दोस्तों, इसका तात्पर्य यह है कि पंचतंत्र के अंतर्गत आने वाली जो भी कथाएं या कहानियां हैं, उन कथाएं कहानियों में इंसान नहीं, इवन उसमें जानवर हैं, कुछ पक्षी हैं, ये मनुष्य की वाणी बोलते हैं और मनुष्य की जैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इनकी कथाओं को देखें, पंचतंत्र की कथाओं को, परंतु वहां से हमें शिक्षाएं मिलती है, सीखने को मिलता है। और ये
आज भी वर्तमान तौर पे भी बहुत ही ज्यादा प्रासंगिकता रखता है, जहां से हमारी युवा पीढ़ी हमें बोल सकते हैं कि काफी कुछ अपने आप में अंतर्निहित कर सकते हैं इन ग्रंथों के माध्यम से और अपने जीवन को सुदृढ़ बना सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचतंत्र में एक कथा में दूसरे में तीसरी कथा गुती हुई है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम दशकुमार चरितम का अध्ययन करेंगे। दशकुमार चरितम में भी बिल्कुल ऐसे होता है कि एक कथा दूसरी कथा से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई होती है और एक कथा के अंतर्गत बहुत सारी कविताएं, कहानियां होती है, बहुत सारी कथाएं होती है। उसी प्रकार से पंचतंत्र है। पंचतंत्र में भी एक कथा से दूसरी, दूसरे से तीसरी से चौथी कथा गुती हुई होती है। इस प्रकार प्रमुख 5 कहानियों के गर्भ में 100 के लगभग कहानियां समा गई हैं। पंचतंत्र की भाषा सरल, समास रहित एवं प्रभावपूर्ण है, प्रभावपूर्ण है। कथा भाग गद्य में है। नीति, व्यवहार एवं धर्म संबंधी कथन श्लोकों में निबद्ध है। प्रत्येक कथा के अंत में प्रतिपाद्य विषय का सार आगामी कथा की प्रस्तावना के 7 श्लोक में दिया गया है। देखिए दोस्तों, हमने इसके 5 तंत्र पढ़े हैं, जिसमें हमारा प्रथम तंत्र है हितोपदेश, जो कि 14वीं शताब्दी ईसा का है। ठीक है, इसमें नीति कथाओं का द्वितीय प्रसंग संग्रह है। हितोपदेश जो पंचतंत्र के अनुकरण पर लिखा गया है और इसके रचयिता नारायण पंडित हैं, जिन्हें बंगाल के राजा धवल चंद्र का आश्रय प्राप्त था। हितोपदेश की सर्वप्रथम हस्तलिखित प्रति 1373 ईस्वी के समय की है और संभवतः इस ग्रंथ की रचना 14वीं शताब्दी या 14वीं शती में हुई है। हितोपदेश की 43 में से 25 कहानियां पंचतंत्र से ली गई है और ग्रंथ की प्रस्तावना में ग्रंथकार पंचतंत्र का दायित्व स्वीकार करते हुए कहते हैं, मित्र लाभ सुहे भेद विग्रह संधि रेव च पंचतंत्रात् अथान्य स्माद ग्रंथाद आकृष्य लिखित। हितोपदेश में 4 परिच्छेद हैं। मुख्यतः कौन कौन से हैं? मित्र लाभ, सुहे भेद, विग्रह, संधि। अब आपको है ना, हमने आपको बताए थे इसकी पूर्व की स्लाइड में। देखिए पंचतंत्र है, पंचतंत्र के मुख्यतः 5 भेद हैं, तो हमने आपको 5 भेद बता दिए। ठीक है, अब 5 भेद में हमारा फर्स्ट आता है हितोपदेश। हितोपदेश के अंतर्गत मुख्यतः इसके 4 परिच्छेद हैं। कौन कौन से? मित्र लाभ, सुहे भेद, विग्रह, संधि। ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, आप नोट करते जाइए, साथ में आप श्लोक नोट कर लीजिए और इसके 4 भेद कौन कौन से हैं हितोपदेश के, वो नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। इस कथा ग्रंथ की प्रस्तावना पंचतंत्र की ही समान है, केवल राजा का नाम बदल करके सुदर्शन तथा नगर का नाम बदल करके पाटलिपुत्र कर दिया गया है। यानी कि कहानी वही है, किंतु राजा और वस्तु मतलब कि व्यक्ति और स्थान का नाम बदल दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शुक सप्तति। ये शुक सप्तति एक कथा है और 70 कथाओं का एक रोचक कथा ग्रंथ है, जिसमें एक शुक द्वारा कथाएं कही गई हैं। यानी कि एक तोते के द्वारा ये कथा कही गई है, शुक के द्वारा कथा कही गई है, इसलिए इसको शुक सप्तति बोला गया है। और सप्तति का मतलब होता है कि 70 को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? सप्तति। इसलिए इसका नाम ही शुक सप्तति पड़ गया है, क्योंकि इसमें 70 कथाओं का एक रोचक जो है कथा ग्रंथ मतलब एक संग्रह है, ऐसा हम बोल सकते हैं। शुक सप्तति की 2 वाचनिकाएं प्राप्त होती हैं, संक्षिप्त एवं विस्तृत। विस्तृत वाचनिका के लेखक चिंतामणि भट्ट हैं। उन्होंने संभवतः 12वीं शताब्दी में इस कथा ग्रंथ की रचना की और शुक द्वारा ये कथाएं पति के परदेश चले जाने पर अपनी प्रेमी के साथ पलायन करने को उद्यत स्वामिनी को रोकने के उद्देश्य से कही गई हैं। भारत की इन कथाओं का विश्वव्यापी प्रचार प्रसार हुआ है। इस संबंध में विंटर नित्स का कथन है, भारतीय साहित्य के किसी भी प्रस्थान का इतना अधिक प्रभाव विदेशी साहित्य पर नहीं पड़ा जितना कि कथा साहित्य का। ये देख करके परम आश्चर्य होता है कि भारतीय आख्यान साहित्य एक राष्ट्र में किस प्रकार प्रवेश करता है। यूरोप तथा एशिया के प्रायः सभी देशों में एवं अफ्रीका में हमें ऐसे किस्से और कहानियां मिलती हैं जिनकी मूल भूमि भारत से ही ली गई है, भारत में ही थी।
दोस्तों, भारत एक महान संस्कृति है और ये संस्कृति सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में व्याप्त है। कहीं न कहीं अन्य देशों में भी ये अपनी संस्कृति की जड़ें पसारे हुए हैं। तो हमें इतना ध्यान रखना चाहिए कि भारत की जो संस्कृति है, ये जो धरोहर है, ये अपने आप में एक समृद्ध, एक पूंजी हम बोल सकते हैं कि ये भारत की एक महान पूंजी है, जिसने अपनी पहचान अपितु भारत देश में ही नहीं अपितु अन्य देशों में भी बनाए रखी है और कहीं देशों के लोग अपने भारतीय संस्कृति को आज भी अपनाए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चंपू काव्य का विकास। चंपू काव्य का मतलब आप पहले तो ये समझ लीजिए। देखिए, हमने आपको गद्य काव्य बताए थे और पद्य काव्य बताए थे। पद्य काव्य से तात्पर्य हमने अभी पूर्व में हमारे जो वीडियो था उसमें हमने कुछ महाकाव्य के विषय में चर्चा किया था, जैसे हमारा रघुवंश हो गया, कुमार हो गया, किराता जूनियम, नेषधीय चरितम, ठीक है, और भी कुछ बहुत से काव्य हो गए महाकाव्य। तो उनमें पद्य भाग बोला जाता है जिनमें श्लोक आता है, जिनमें श्लोक आता है उनको हम पद्य भाग बोलते हैं। लेकिन जो बिना श्लोक के ग्रंथ होते हैं, जिनमें सिर्फ कथाएं, कहानियां इत्यादि मतलब इस टाइप में होता है, श्लोक नहीं होते, संस्कृत भाषा में ही होते हैं, उनको हम बोलते हैं गद्य काव्य, क्योंकि वो गद्य में होते हैं। उनकी जो पद होते हैं वो गद्य पद होते हैं। और महाकाव्य में जो हमने पढ़े थे, अध्ययन किया था, वो पद्य पद होते हैं उसके। ठीक है, तो अब एक हमने आपको पूर्व में बताया था कि पहले ना दो भाग किए गए थे, काव्यों के दो रूप माने गए थे। पहले तो आगे पद्य काव्य और फिर आगे गद्य काव्य। फिर आगे जाकर के इसका विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, और इन दोनों को मिला करके एक चंपू काव्य का नाम दिया गया। और उस चंपू काव्य में ये हुआ कि उसमें पद्य भी शामिल हैं और उसमें गद्य भी शामिल हैं। ठीक है, पद्य और गद्य दोनों जिसमें मिश्रित हो, यानी पद्य मिश्रित गद्य हो या गद्य मिश्रित पद्य हो, वही चंपू है। इतना ध्यान रखना है। चंपू काव्य का किस प्रकार से विकास हुआ है जान लेते हैं। देखिए, गद्य पद्य की मिश्रित जो शैली है, उस शैली में रचित काव्य चंपू कहलाता है। गति अर्थ वाली चपी धातु से उ प्रत्यय लगकर निष्पन्न चंपू शब्द का अर्थ है। जो काव्य हृदय को चमत्कृत, विस्मित, पवित्र और प्रसन्न करता है, वह चंपू है। चंपू की कुछ विशेषताएं जो हमें जाननी चाहिए और आप इनको नोट डाउन कर लीजिए कि चंपू काव्य की प्रमुख क्या विशेषताएं होती हैं। आपसे पूछा जा सकता है, ये प्रश्न बनता है। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए कि चंपू काव्य गद्य पद्य मिश्रित प्रबंध काव्य है। ये प्रबंध काव्य है। इसका विभाजन अधिकांशतः स्तबक, उल्लास और उच्छ्वास में हुआ है। चंपू कथाओं के मूल स्रोत पुराण है और सामान्य घटनाएं भी वर्ण विषय बन सकती हैं। ठीक है दोस्तों, चंपू काव्य का नायक जो है वो देवता, गंधर्व, मानव कोई भी हो सकता है। मतलब जरूरी नहीं है कि वो एक राजपुरुष ही हो या एक राजा का पुत्र ही हो, हम ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए, देवता भी हो सकता है, गंधर्व भी हो सकता है, कोई मानव भी हो सकता है। ठीक है, नॉर्मल पर्सन भी हो सकता है, मानव का मतलब। तो नायिका अनिवार्य नहीं है कि चंपू में नायिका हो ही सही। ठीक है, नायिका अनिवार्य नहीं है, ये इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। काव्य का अंगिरस वीर, श्रृंगार अथवा शांत हो सकता है। प्रमुख 3 रस का यहाँ पर नाम उल्लिखित हुआ है। वीर, श्रृंगार अथवा शांत हो सकता है। गद्य पद्य की मात्रा के संबंध में कोई विशेष नियम नहीं है। मिश्र शैली अपनाने का उद्देश्य गद्य काव्य के अर्थ गौरव एवं पद्य काव्य की रागमयता को एकत्र सन्निष्ठ करना है। सन्निष्ठ करना है। भोजराज गद्य पद्य के समन्वित आनंद को वाद्य भोजराज गद्य पद्य के समन्वित आनंद को वाद्य समन्वित संगीत की आनंद की भांति मानते हैं। भोजराज के विषय में हमने पढ़ा था काव्य शास्त्र में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे ना कुछ चंपू काव्य भी हमारे मिलते हैं साहित्य में, उनके विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि नल चंपू हुआ। ठीक है, नल दमयंती एक संवाद आता है। ये यहाँ पर हम नल चंपू का अध्ययन करते हैं। नल चंपू 10वीं शताब्दी के पूर्वार्ध का ग्रंथ रहा है। ये त्रिविक्रम भट्ट का नल चंपू
चंपू काव्य का प्रथम आदर्श निदर्शन है। और हमें बोल सकते हैं कि नल चंपू के जो रचयिता है वो त्रिविक्रम भट्ट हैं और आचार्यों द्वारा ये निर्दिष्ट चंपू काव्य के समस्त लक्षणों से समन्वित नल चंपू दमयंती कथा के नाम से प्रसिद्ध है। राजा नल की पत्नी थी रानी दमयंती, उस कथा से ये अपना संबंध रखता है। ठीक है। नल चंपू के उल्लेखों के अनुसार त्रिविक्रम भट्ट के पिता नेमादित्य दक्षिण के राष्ट्रकूट वंशी शासक इंद्रराज तृतीय की राज्यसभा के प्रमुख पंडित थे और त्रिविक्रम ने बाणभट्ट की प्रशंसा की है। भोज ने सरस्वती कंठाभरण में त्रिविक्रम का उल्लेख किया है। अतः त्रिविक्रम भट्ट का समय बाणभट्ट और भोज के मध्य होना चाहिए। त्रिविक्रम भट्ट की दो चंपू रचनाएं प्राप्त होती है। दो चंपू रचनाएं देखने को मिलती है। प्रथम है नल चंपू और द्वितीय है मदालसा चंपू। नल चंपू ये कहें कि हम महाभारत पर आधारित हैं या महाभारत का ही एक अंश लिया गया है नल दमयंती का, और उसके नल दमयंती के विषय में इन्होंने वहां पर नल चंपू के अंतर्गत आख्यान लिखा है, व्याख्यान लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका काव्यगत वैशिष्ट्य क्या है? काव्यगत वैशिष्ट्य पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिएगा। नल चंपू की कथा का मूल स्रोत महाभारत के वन पर्व का नालोपाख्यान है, किंतु नल के जीवन की संपूर्ण कथा को ग्रहण न करते हुए कवि ने मात्र नल द्वारा दमयंती के समीप इंद्रादि लोकपालों के संदेश पहुंचाने तक की कथा ही वर्णित की है। मतलब जो वास्तविक कथा है उसको पूरा वास्तविक रूप से इस काव्य में उन्होंने वर्णित नहीं किया है, अपितु उसको कुछ भाग, उसका कुछ अंश यहाँ पर इन्होंने उल्लिखित किया है अपने काव्य ग्रंथ में। ठीक है, उसको भी कुछ चेंजेस इन्होंने किए हैं, जो महाभारत में थे बिल्कुल वैसे ही नहीं लिखे गए हैं। देखते हैं क्या क्या चेंजेस आए हैं। 7 उच्छ्वासों में प्राप्ति ये कथा अपूर्ण है और हरिचरण पद संरोजाक और सउच्छ्वास होने के कारण ये चंपू काव्य के विशिष्ट लक्षणों से युक्त है। श्लेष के प्रति कवि का अनुराग इतना अधिक है कि भावात्मक स्थलों पर भी वे श्लेष प्रयोग से नहीं चूकते हैं। नल के प्रति दमयंती के हृदय में उत्पन्न होने वाले अनुराग का वर्णन करते हुए कवि ने प्रौढ़ोक्ति तथा श्लेषोक्ति की विचित्र चमत्कृति उत्पन्न कर दी है। बाण की शाब्दिक क्रीड़ा को त्रिविक्रम ने और आगे बढ़ाया है। कवि के प्रकृति वर्णन भी प्रौढ़ोक्तियों और श्लेषों से लदे हुए हैं।